हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे DSE 2 के यूनिट 3 जो कि स्वास्थ्य के सूचक हैं। इस टॉपिक को मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। आपको केवल वीडियो प्ले करके शांति से सुनना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें पहला पढ़ेंगे स्वास्थ्य के सूचक यानी कि हेल्थ इंडिकेटर के बारे में। तो उसमें पहला पॉइंट कहता है स्वास्थ्य के सूचक वे चर यानी कि वेरिएबल हैं जो कि स्वास्थ्य के बदलते हुए स्तर में परिवर्तनों को मापने में सहायक होते हैं। यानी कि हेल्थ इंडिकेटर परिवर्तनशील स्वास्थ्य के क्रम को मापते हैं जो कि स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य का आकलन करते हुए किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को मापना होगा। आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले सूचकों की निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है। यानी कि स्वास्थ्य को जांचकर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें कुछ आयामों को ध्यान देना होगा जो कि नीचे वर्णित किया गया है। तो इसमें से पहला हम पढ़ेंगे मृत्यु सूचक को। तो उसमें पहला पॉइंट कहता है जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्ग में हुए मृत्यु दरों को दर्शाता है। यानी कि मृत्यु गर्भावस्था में भी हो सकता है, जन्म के समय भी हो सकता है और जन्म के बाद भी किसी भी समय हो सकता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट औसोधित मृत्यु दर यानी कि क्रूड डेथ रेट। तो एक वर्ष की अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या औसोधित मृत्यु दर कहलाती है। यानी कि 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति मरते हैं उसको औसोधित मृत्यु दर कहा जाता है। विकासशील देशों में कई बार जनसमूह के स्वास्थ्य के स्तर को जानने के लिए केवल यही सूचक उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित पैदा हुए शिशु यानी कि एक वर्ष से कम आयु के बच्चे में से मरने वाले शिशुओं की संख्या शिशु मृत्यु दर कहलाती है। किसी समाज के स्वास्थ्य स्तर को दर्शाने के लिए शिशु मृत्यु दर काफी मान्य सूचक है। यानी कि किसी भी समुदाय में सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की स्थिति को जानने के लिए ये शिशु मृत्यु दर काफी मान्य सूचक है। नेक्स्ट पॉइंट, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर यानी कि अंडर 5 मोर्टालिटी रेट। एक वर्ष विशेष में पैदा होने वाले प्रति 1000 जीवित बच्चों की 5 वर्ष की आयु से पहले मरने की संभावना। आजकल अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इसी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि किसी एक वर्ष विशेष में पैदा हुआ बच्चा अगर 1000 जीवित बच्चों में से वो अगर 5 वर्ष के अंदर अगर उसका मृत्यु होता है तो उसको अंडर 5 मोर्टालिटी रेट में उसको लिया जाएगा। ये शिशु और बाल मृत्यु दर दोनों को दर्शाता है। ये सूचक शिशु मृत्यु दर से बेहतर माना जाता है और आजकल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट। गर्भावस्था या गर्भावस्था से जुड़े किसी कारण से प्रति वर्ष 1 लाख जीवित जन्मों में से मरने वाले महिलाओं की संख्या मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि MMR कहलाती है। यानी कि मातृ मृत्यु का मुख्य कारण हो सकता है कि माँ की कुपोषण और रूबेला या फिर एनीमिया। अगर गर्भवती महिला को कुपोषण, रूबेला और एनीमिया ये तीनों अगर यानी कि मातृ मृत्यु का मुख्य कारण हो सकता है कि माँ को कुपोषण हो जाना, रूबेला हो जाना या फिर एनीमिया हो जाना। ये ज़्यादातर होता है और इससे ज़्यादातर गर्भवती महिला की मृत्यु होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस सूचक से समाज में स्त्रियों के स्वास्थ्य के स्तर के बारे में पता चलता है। अधिकांश विकासशील देशों में स्त्रियों में प्रजनन आयु 15 से 45 वर्ष के दौरान होने वाले अधिकांश मृत्यु का कारण गर्भावस्था या प्रसव से संबंधित कारण होते हैं। यानी कि इस सूचक से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, जन्म के समय प्रत्याशित जीवन अवधि या जीवन प्रत्याशा यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेशन ऑफ बर्थ। जन्म के समय प्रत्याशित जीवन अवधि किसी जनसंख्या में मौजूदा आयु विशिष्ट मृत्यु दर यानी कि करंट एज स्पेसिफिक्स मोर्टालिटी रेट के आधार पर उस जनसंख्या में पैदा हुए लोगों औसतन कितने वर्ष जीवित रहेंगे के रूप में परिभाषित की जाती है। ये सामाजिक आर्थिक विकास का अच्छा सूचक है। यानी कि किसी समूह में पैदा हुए लोग ऑन एन एवरेज
कितने वर्ष जीवित रहेंगे इसको दर्शाता है। नेक्स्ट सूचक हम पढ़ेंगे रुग्णता या फिर अस्वस्थता का सूचक। तो पहला पॉइंट कहता है रुग्णता का अर्थ है खराब स्वास्थ्य या बीमारी, यानी कि किसी को मानसिक रोग हो जाना, गलगंड हो जाना, गठिया हो जाना, डिप्रेस में चले जाना, स्ट्रेस हो जाना, ये सब कुछ आता है। तो उसमें पहला पॉइंट कहता है एक विशिष्ट समय अवधि में रोग के कितने नए मामले सामने आए, कितने लोग स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग यानी कि ओपीडी में आते हैं, या कितने लोग काम पर या स्कूल में नहीं आते, हम रुग्णता दर को माप सकते हैं। यानी कि बीमारी के वजह से कितने लोग अपने काम पर नहीं गए, कितने बच्चे स्कूल नहीं गए और कितने लोग स्वास्थ्य केंद्र यानी कि हॉस्पिटल गए। इससे रुग्णता या फिर अस्वस्थता का सूचक पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपंगता दरें। तो उसमें पहला पॉइंट कहता है जब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो वो किसी शरीर क्रियात्मक यानी कि फिजियोलॉजी या मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजी समस्या से ग्रस्त हो जाता है और इस कारण वो कुछ सामान्य क्रियाएं करने में असमर्थ हो जाता है। दूसरे शब्द में वो व्यक्ति अपंग हो जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक या फिर मानसिक रूप से सामान्य कामकाज नहीं कर पाता तो उसे अपंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका पूर्वानुमान होना चाहिए कि हम कितने वर्ष अपंगता मुक्त जीवन जी सकते हैं। इसके लिए सुलिवन सूचकांक तैयार किया गया है, यानी कि सुलिवन सूचकांक से हमें अपंगता के दर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोषणात्मक स्तर सूचक के बारे में। तो उसका पहला पॉइंट कहता है शाला पूर्व बच्चों का आयु के अनुसार वजन, आयु के अनुसार कद और मध्य बाह्य की परिधि का माप। आयु के अनुपात कम वजन अपेक्षाकृत तत्कालीन कुपोषण का सूचक है, जबकि कद छोटा होना चिरकालीन व दीर्घकालीन यानी कि क्रोनिकल लॉन्ग टर्म पोषणात्मक अभाव से जुड़ा है। यानी कि जब बच्चे का वजन आयु के अनुसार कम होता है तो वो तत्कालिक कुपोषण का सूचक माना जाता है, जबकि बच्चे का आयु के अनुसार लंबाई अगर कम होता है तो उसे दीर्घकालीन कुपोषण का अभाव माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, 2500 ग्राम यानी कि 2.5 किलो से कम जन्म भार वाले बच्चे को कम जन्म भार वाला बच्चा यानी कि लो बर्थ वेट बेबी कहा जाता है। माताओं का कुपोषण स्तर निम्न होगा तब कम जन्म भार वाले बच्चे का जन्म होगा, यानी कि जब माता कुपोषण से शिकार होगा या फिर उसे रूबेला एनीमिया जैसे बीमारी या फिर वो नशीला द्रव्य का सेवन करता होगा या फिर वो डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस में रहता होगा, तब लो बर्थ वेट बेबी का जन्म होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य देखभाल वितरण सूचक। तो उसमें पहला पॉइंट कहता है स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली में 3 कारक सम्मिलित है। स्वास्थ्य जनशक्ति यानी कि हेल्थ मैन पावर, जिसे डॉक्टर हम कह सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा यानी कि संरचना, जिसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है यानी कि हॉस्पिटल, तथा जनसंख्या जो कि उन डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल पर डिपेंडेंट होते हैं। 3 वर्ग के विभिन्न घटकों को मिलाकर विभिन्न सूचक निर्मित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर जनसंख्या अनुपात, डॉक्टर नर्स अनुपात, प्रति स्वास्थ्य केंद्र पर आश्रित जनसंख्या, अस्पताल के प्रति बिस्तर पर रोगी संख्या, एक प्रशिक्षित जन्म सहायिका पर आश्रित जनसंख्या आदि। यानी कि ये जो स्वास्थ्य देखभाल वितरण सूचक है वो हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, आशा और डिपेंडेंट जनसंख्या, इन सभी स्वास्थ्य देखभाल वितरण सूचक पर आश्रित हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के सूचक। तो उसमें कहा गया है कि आत्महत्या, नरहत्या, किशोर अपराध वृत्ति, मदिरा सेवन, मादक पदार्थ का दुरुपयोग, सड़क दुर्घटनाएं, धूम्रपान आदि सामाजिक और मानसिक अस्वस्थता के कुछ उदाहरण हैं। परिवार में हिंसा, बच्चे को पीटना
तथा पत्नी को पीटना भी इसी वर्ग में आते हैं। इस घटनाओं से सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के स्तर के बारे में पता लगाया जा सकता है। यानी कि असामाजिक कार्य जैसे कि मारपीट, गुंडागर्दी, चोरी डकैत, हिंसा वृत्ति, इन सभी से समाज के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के स्तर के बारे में पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जीवन स्तर के सूचक के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता यानी कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, तो इसमें 3 कारकों को शामिल किया गया है। पहला है शिशु मृत्यु दर, दूसरा है 1 वर्ष की आयु में प्रत्याशित जीवन अवधि और तीसरा है साक्षरता दर। तो ये PQLI को 0 से 100 के पैमाने पर माना जाता है। प्रत्येक देश का लक्ष्य है 100 PQLI प्राप्त करना। तो इसमें 3 कारकों को लिया जाता है, जिसमें बच्चे की मृत्यु दर, दूसरा 1 साल में जीवन के प्रति आशा और तीसरा जो है साक्षरता दर। यानी कि इन तीनों को मिलाकर जीवन के स्तर के सूचक को निर्णय किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे भारत में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। तो उसमें पहला पॉइंट कहता है भारत में स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन के लिए जनांकीय यानी कि डेमोग्राफी, मृत्यु यानी कि मोर्टालिटी तथा रुग्णता यानी कि बीमारी मोर्बिडिटी प्रोफाइल तथा स्वास्थ्य के देखभाल सुविधा और कर्मचारियों की उपलब्धता का पता लगाना होगा। यानी कि हमें हमारा देश के स्वास्थ्य की स्थिति के पता लगाने से पहले हमें देश में जनसंख्या, उसके मृत्यु दर, बीमारी, डॉक्टर, हॉस्पिटल, नर्स को पता लगाना होगा। तत्पश्चात हम भारत में स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में जान सकेंगे अच्छे से। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे जनांकीय प्रोफाइल यानी कि डेमोग्राफी प्रोफाइल के बारे में। तो उसमें पहला पॉइंट कहता है भारत विश्व का प्रथम सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। हमारा देश में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है, अतः जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है। यानी कि भारत विश्व का सबसे जनसंख्या आबादी वाला देश है। इसका दूसरा पॉइंट कहता है अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारा देश में बच्चों यानी कि जन्म से 14 वर्ष का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 35.3% है, जो कि काफ़ी उच्च है, जो कि ये भारत की जनगणना 2011 का आंकड़ा है। यदि पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में उचित निवेश किए जाएं तो बच्चे की उच्च संख्या के कारण भारत आगामी वर्ष में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। यानी कि अगर बच्चे को सफिशिएंट पोषण दिया जाए, अच्छे स्वास्थ्य प्रोवाइड किया जाए और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए तो भारत आगामी दशकों में एक सशक्तशाली देश के रूप में वो आगे आ सकता है। नेक्स्ट हम जानेंगे रुग्णता प्रोफाइल के बारे में। तो उसमें पहला पॉइंट कहता है जीवन शैली में परिवर्तनों के कारण मधुमेह, हृदय धमनी रोग, कैंसर, पक्षपात और चिरकालीन फेफड़ों के रोग प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में उभर रहे हैं। यानी कि हमारे जीने की शैली में परिवर्तन जैसे कि रहन सहन, खान पान, दिनचर्या में परिवर्तन होने के कारण कैंसर, हार्ट अटैक, शुगर, BP जैसे बीमारी स्वास्थ्य समस्या के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मृत्यु प्रोफाइल के बारे में। तो उसमें पहला पॉइंट कहता है वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों के कारण शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन WHO और यूनिसेफ द्वारा 1978 में वर्ष 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को निर्धारित किया गया, जिसकी वजह से स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार आई और शिशु मृत्यु दर में कमी आई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सन 2011 में शिशु मृत्यु दर 44 थी, जो मृत्यु दर में गिरावट को दर्शाता है। यानी कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रत्येक 1000 जन्मे शिशु के ऊपर 44 की मृत्यु थी, जो कि मृत्यु दर पर गिरावट को दर्शाता है। केरल में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम यानी कि 12, ये भी भारत की जनगणना 2011 का आंकड़ा है। यानी कि प्रत्येक 1000 शिशु जन्म में 12 की मृत्यु होती थी, जो कि केरल में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के देखभाल सुविधाएं और कर्मी के बारे में।
तो उसमें पहला पॉइंट कहता है, भोरे कमेटी की सिफारिश के बाद 1952 में क्रमबद्ध तरीके से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा उपकेंद्र स्थापित किए गए। अर्थात भोरे कमेटी भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए बनाई गई एक बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। उसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में सभी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना तथा खासकर गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो उसका दूसरा पॉइंट कहता है, सन 1978 में सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की। यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार सबको बेहतर स्वास्थ्य सस्ते दामों में पहुंचाना और खास करके गांव और दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करना इसका मुख्य उद्देश्य था। उसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का केंद्र बिंदु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। यानी कि ज्यादातर लोग साधारण स्वास्थ्य के मामले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए भी बहुत सी स्वास्थ्य योजनाएं उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे ही कुछ योजनाएं हैं, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी कि एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आदि। यानी कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज के स्टाफ जो ऑफिसर होते हैं और रेलवे ट्रांसपोर्ट के जो ऑफिसर होते हैं, इस तरीके से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनके लिए कुछ स्वास्थ्य योजनाएं भी गवर्नमेंट प्रदान करती है। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं के मूलभूत संकल्पना के बारे में, जिसमें स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वितरण प्रणाली है। इसमें स्वास्थ्य देखभाल के स्तर तथा स्वास्थ्य टीम की संकल्पना यानी कि हेल्थ टीम कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो उसमें पहला कहा गया है कि सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य के तात्पर्य को जानेंगे तथा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अर्थ को समझेंगे। ये चीज के बारे में मैंने आपको ऊपर बताया है कि भारत सरकार 1978 में ये निर्णय लिया कि सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य को स्वीकृति करने का और निर्णय लिया था। तत्पश्चात 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की तैयार की गई। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य देखभाल के स्तर के बारे में। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रातः 3 स्तरों पर संगठित होती है, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इसके बारे में नीचे वर्णित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्राथमिक देखभाल स्तर, यानी कि ये व्यक्ति तथा स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क का प्रथम स्तर है। हमारे देश में प्राथमिक स्तर की देखभाल सेवाएं उपकेंद्र यानी कि सब सेंटर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अर्थात पीएससी द्वारा प्रदान की जाती है। अधिकांश स्वास्थ्य समस्याओं का उपचार इस स्तर पर हो सकता है। इस स्तर पर निरोधक यानी कि प्रिवेंटिव तथा आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। निरोधक का मतलब होता है कि बीमारी होने से पहले ही उसे रोकना, यानी हम पहले से सावधानी रखें ताकि बीमारी हो ही ना, जैसे कि टीकाकरण, साफ सफाई रखना, शुद्ध पानी पीना, मास्क पहनना, संतुलित आहार लेना। और दूसरा है आपातकालीन स्वास्थ्य। इसमें जब किसी व्यक्ति की स्थिति अचानक गंभीर हो जाए और तुरंत इलाज की जरूरत हो तो उसे आपातकालीन स्वास्थ्य कहते हैं। उसमें एक्सीडेंट आता है, दुर्घटना, हार्ट अटैक, गंभीर चोट या खून बहना, जलना, बेहोशी, ये सब कुछ आपातकालीन स्वास्थ्य में आता है। नेक्स्ट आता है द्वितीय देखभाल स्तर, यानी कि इस स्तर पर अधिकांश जटिल रोगों के लिए रोग निवारक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस वर्ग में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर तथा जिला अस्पताल आते हैं। यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिस्ट स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ऊपर का स्तर होता है। नेक्स्ट आता है तृतीय देखभाल स्तर। यह केंद्र विशेषज्ञ कर्मचारियों को योजना तथा प्रबंधकीय कौशल और शिक्षा भी प्रदान करते हैं। मेडिकल कॉलेज तथा अखिल भारतीय संस्था इसी वर्ग में आते हैं। यानी कि स्वास्थ्य का तृतीय देखभाल स्तर यह स्वास्थ्य सेवा का सबसे उच्च यानी कि एडवांस स्तर होता है, जहां विशेषज्ञ और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा जटिल बीमारियों का इलाज किया जाता है।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सभी के लिए स्वास्थ्य। तो उसमें पहला कहा गया है कि मई 1977 में अल्मा आटा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा में यह निर्णय लिया गया है कि आगामी वर्ष में सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्य सामाजिक लक्ष्य होना चाहिए कि सन 2000 तक विश्व के सभी लोग स्वास्थ्य के उस स्तर को प्राप्त या पहुंच जाएं जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पादक जीवन यापन कर सकें। इस लक्ष्य को सामान्य रूप से सन 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है, यानी कि हेल्थ फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है। यानी कि सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय ने 1983 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सन 1978 में भारत सरकार ने भी सभी के लिए स्वास्थ्य घोषणा पर हस्ताक्षर किए। सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य का मुख्य सिद्धांत है, यानी कि स्वास्थ्य में समानता, यानी कि इक्वलिटी इन हेल्थ। यानी कि इस योजना में अमीर गरीब ऊंच नीच सबके लिए एक स्वास्थ्य की घोषणा की। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। उसका पहला पॉइंट कहता है अल्मा आटा घोषणा में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर को देश की स्वास्थ्य प्रणाली का केंद्र बिंदु बताया गया है। यानी कि अल्मा आटा घोषणा का उसका मुख्य उद्देश्य था कि दुनिया के सभी लोगों को विकसित स्वास्थ्य सेवाएं मिले, खासकर गरीब और ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना तथा सरकार और समाज दोनों मिलकर स्वास्थ्य सुधार करें, ये उसका उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है कि लोगों का स्वास्थ्य उनके अपने हाथ में सौंपना। यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने की वजह से स्वास्थ्य में काफी ज्यादा सुधार आई और मृत्यु दर कम हुई और जीवन प्रत्याशा में बढ़ने लगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। इसका पहला पॉइंट कहता है सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य प्राप्ति की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के मद्देनजर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 1982 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी तैयार की। इस नीति को अनुमोदन 1983 में प्राप्त हुआ। यानी कि सन 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए उसको बल देने के लिए भारत सरकार ने 1982 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तैयार की थी और इस नीति का स्वीकृति 1983 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस नीति को पुनः संशोधित करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस नीति का मुख्य उद्देश्य था देश की आम जनता के स्वास्थ्य को स्वीकार्य और संतोषजनक स्तर तक पहुंचाना। यानी कि सन 2002 में जो नीति अपनाई गई थी वो साधारण जनता तक स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाना, वो भी संतोषजनक तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इस नीति का पुनः संशोधन करना पड़ा और 2017 में एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति विकसित की गई। सभी को निश्चित रूप से स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना इस 2017 का राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य है। यानी कि सभी लोगों को गारंटी के सहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना इस 2017 के नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे देश में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली। तो उसका पहला पॉइंट कहता है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की संकल्पना 1946 की भोरे कमेटी की रिपोर्ट में इस संकल्पना के संशोधित रूप को ही भारत की स्वास्थ्य संरचना का आधार बनाया गया था। यानी कि भोरे कमेटी भारत की स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण समिति थी। उसका मुख्य उद्देश्य था भारत की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था का अध्ययन करना तथा जनता को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं देने की सुझाव देना। तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य वितरण प्रणाली के बारे में। तो उसमें पहला पॉइंट कहता है प्रत्येक गांव में या 1000 लोगों के लिए एक ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड यानी कि विलेज हेल्थ गाइड होता है जो कि स्वास्थ्य सेवाएं और लोगों के बीच कड़ी का काम करता है। यानी कि
ये जो ग्रामीण स्वास्थ्य गाइड है वो स्वास्थ्य सेवाएं और जनता के बीच एक संपर्क रखता है ताकि जनता को अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है जिन क्षेत्रों में ICDS कार्यक्रम चल रहा है वहाँ प्रत्येक 1000 लोगों पर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यानी कि आंगनबाड़ी वर्कर भी होता है, जिससे माँ और बच्चों को अच्छे पोषण युक्त खाद्य सामग्री और स्वास्थ्य प्रदान किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अब प्रत्येक गांव के लिए एक आशा कार्यकर्ता यानी कि एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट भी होती है जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ काम करती है, यानी कि जो प्रसव के समय वो सहायता करती है, यानी कि आशा कार्यकर्ता जो प्रसव के समय सहायता करती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट कहता है उप केंद्र, यानी कि यह स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय के बीच प्रथम संपर्क बिंदु है। सामान्य क्षेत्र में 5000 लोगों के लिए एक उपकेंद्र और कठिन जनजाति और पहाड़ी क्षेत्र में 3000 जनसंख्या के लिए एक उपकेंद्र का प्रावधान है, यानी कि उपकेंद्र स्वास्थ्य प्रणाली का सबसे पहला और निचला स्तर होता है जो सीधे गांव के लोगों को बेसिक स्वास्थ्य सेवा देता है। यहाँ पे ANM और MPW काम करते हैं, उसमें कुछ सुविधा दी जाती हैं जो कि मातृ और शिशु स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव की सलाह, बच्चों की देखभाल, ये सब कुछ यहाँ पर सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर सामान्य क्षेत्रों में 30,000 की आबादी के लिए एक और कठिन दुर्गम या फिर जनजातीय पहाड़ी क्षेत्र में 20,000 की आदमी के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान है, यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि साधारण क्षेत्र में 30,000 की आबादी में दी जाती है, परंतु अगर दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र है तो 20,000 के आबादी में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराया जाता है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट PSC यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 6 उपकेंद्रों को सहायता प्रदान करने के साथ साथ CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा अन्य जिला उप जिला स्तरीय सार्वजनिक अस्पतालों को भी मामले रेफर करता है, यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो 6 उपकेंद्र यानी कि सब सेंटर को वो कंट्रोल करता है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो कि वो गंभीर मामले को CSC यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को वो रेफर करता है। नेक्स्ट पॉइंट एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन 2 या 3 डॉक्टर जिन्हें चिकित्सा अधिकारी यानी कि मेडिकल ऑफिसर कहते हैं, उनका काम होता है वह मरीजों की जांच करते हैं, मरीजों की बीमारी को समझते हैं और उनके लक्षण के अनुसार उन्हें दवाइयाँ लिखते हैं, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें इंजेक्शन और ट्रिप आदि देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CSC ये स्वास्थ्य देखभाल का द्वितीय स्तर है जिसके अंतर्गत रेफरल तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है, यानी कि इस CSC में गंभीर बीमारी या फिर आपातकालीन स्थिति में रेफर किया गया पेशेंट को यहाँ पर देखा जाता है और यहाँ पर बीमारियों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर को भी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 बिस्तर वाला अस्पताल होता है, यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 30 बिस्तर का हॉस्पिटल होता है जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में से रेफर किए गए रोगियों को यहाँ पर भर्ती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सामान्य क्षेत्र में 1,20,000 की जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और दुर्गम जनजातीय या फिर पहाड़ी क्षेत्र में 80,000 जनसंख्या की जरूरतों को पूर्ति के लिए एक CSC का प्रावधान है, यानी कि एक CSC के लिए साधारण क्षेत्र में 1,20,000 की जनसंख्या चाहिए और दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में 80,000 जनसंख्या चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट CSC सेवाओं में OPD और IPD में आयुष विशेषज्ञ, आँख का विशेषज्ञ, 5 CSC में से एक में उपलब्ध आपातकालीन सेवाएं, प्रयोगशाला जांच सेवाएं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम से जुड़े सेवाएं प्रदान की जाती है। अधिकतर ये समुदाय देखभाल केंद्र समुदाय विकास खंड यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक स्तर पर होते हैं, यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य की सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाती है।
यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा वितरण तंत्र के फ्लो चार्ट, जिसके ऊपर आता है जिला अस्पताल यानी कि सबसे टॉप में होता है, और सबसे निचले स्तर पर होता है ग्रामीण स्तर, जिसके अंडर स्वास्थ्य गाइड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एसबीए होते हैं। अब हम देखेंगे शहरी स्वास्थ्य वितरण प्रणाली को। तो उसमें पहला पॉइंट कहता है शहरी क्षेत्र में ये सुविधाएं नगर पालिका या फिर नगर निगम द्वारा प्रदान की जाती है। नगर पालिका जो कि है वो छोटा शहर है, लेकिन नगर निगम बड़ा शहर है। नगर पालिका के मुख्य अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है और नगर निगम के मुख्य अध्यक्ष को मेयर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित सेवाएं प्रदान की जाती है, यानी कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य निगम के अंडर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर और अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ये सेवाएं प्रदान की जाती है। तो उसको हम थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। तो उसमें पहला आता है शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जिसमें 50,000 की आबादी के लिए एक पीएससी होता है, जो ओपीडी क्लिनिक, मूलभूत प्रयोगशाला जांच, औषधि, गर्भ निरोधक बांटने की सेवाएं प्रदान करती है। यानी कि अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य की हर एक सेवाएं प्रदान की जाती है, यानी कि स्वास्थ्य की सर्वोत्तम सेवाएं यहाँ पर दिखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है शहरी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र यानी कि अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ये 5 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। यहाँ अंतरंग रोगी सेवाएं यानी कि इन पेशेंट सर्विस प्रदान की जाती है। इन पेशेंट सर्विस का मतलब है कि जब किसी मरीज को अस्पताल में भर्ती यानी कि एडमिट करके इलाज किया जाता है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है स्वास्थ्य के संकेतों का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन बी स्वास्थ्य स्थिति, ऑप्शन सी भोजन सेवन, ऑप्शन डी रोजगार दर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वास्थ्य स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक आदर्श स्वास्थ्य संकेत को डैश होना चाहिए। ऑप्शन ए वैध, विश्वसनीय, संवेदनशील, विशिष्ट, ऑप्शन बी जटिल और महंगा, ऑप्शन सी केवल सरल, ऑप्शन डी अप्रामाण्य। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैध, विश्वसनीय, संवेदनशील, विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कच्ची मृत्यु दर दर्शाती है कि ऑप्शन ए जन्म दर, ऑप्शन बी लोग जिस दर से मर रहे हैं, ऑप्शन सी बीमारी की दर, ऑप्शन डी शिशु स्वास्थ्य। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोग जिस दर से मर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 शिशु मृत्यु दर का अर्थ है डैक्स। ऑप्शन ए 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु, ऑप्शन बी वयस्कों की मृत्यु, ऑप्शन सी 10 वर्ष से अधिक के बच्चों की मृत्यु, ऑप्शन डी कुल मृत्यु। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चाइल्ड मोर्टालिटी रेट यानी कि बाल मृत्यु दर उन बच्चों की मृत्यु को दर्शाती है जिनकी आयु डैश है। ऑप्शन ए 0 से 1 वर्ष, ऑप्शन बी 1 से 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन डी 10 से 15 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 से 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 मातृ मृत्यु दर यह दर्शाती है डैक्स। ऑप्शन ए गर्भावस्था या प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु, ऑप्शन बी शिशुओं की मृत्यु, ऑप्शन सी पुरुषों की मृत्यु, ऑप्शन डी बुजुर्गों की मृत्यु। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गर्भावस्था या प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का अर्थ डैश है। ऑप्शन ए जन्म से जीने की अपेक्षित वर्ष संख्या, ऑप्शन बी शिक्षा के वर्ष, ऑप्शन सी सेवानिवृत्ति आयु, ऑप्शन डी पौधों का जीवन काल। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जन्म से जीने की अपेक्षित वर्ष संख्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रोगग्रस्त का अर्थ है। ऑप्शन ए अच्छा स्वास्थ्य, ऑप्शन बी खराब स्वास्थ्य या बीमारी, ऑप्शन सी व्यायाम, ऑप्शन डी पोषण। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खराब स्वास्थ्य या बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अपंगता दर मापती है। ऑप्शन ए मृत्यु दर, ऑप्शन बी सामान्य गतिविधियों की सीमा, ऑप्शन सी जन्म दर, ऑप्शन डी टीकाकरण दर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य गतिविधियों की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, पोषण स्थिति संकेतों में डैश शामिल है। ऑप्शन ए कम जन्म वजन और कुपोषण की व्यापकता, ऑप्शन बी साक्षरता दर, ऑप्शन सी गरीबी सूचकांक, ऑप्शन डी औद्योगिकी विकास। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम जन्म वजन और कुपोषण की व्यापकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पर्यावरण संकेतों में डैश शामिल है। ऑप्शन ए सुरक्षित जल और स्वच्छता सुविधाएं, ऑप्शन बी मकान और सड़कें, ऑप्शन सी जनसंख्या और प्रजनन, ऑप्शन डी शिक्षा और आय। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरक्षित जल और स्वच्छता सुविधाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शारीरिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक यानी कि PQLI में डैश शामिल है। ऑप्शन ए शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, ऑप्शन बी जन्म दर, पोषण, स्वच्छता, ऑप्शन सी आय, शिक्षा, प्रजनन, ऑप्शन डी अस्पताल, डॉक्टर, नर्स। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्वास्थ्य नीति संकेतों में डैश शामिल है। ऑप्शन ए संसाधन आवंटन और सामुदायिक भागीदारी, ऑप्शन बी प्रदूषण नियंत्रण, ऑप्शन सी पोषण स्तर, ऑप्शन डी साक्षरता दर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसाधन आवंटन और सामुदायिक भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 14, 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति डैश पर जोर देती है। ऑप्शन ए निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन बी केवल उपचारात्मक देखभाल, ऑप्शन सी दवाओं का आयात, ऑप्शन डी निजी प्रैक्टिस को बढ़ावा। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य देखभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज की लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल किस 4 स्तंभों पर आधारित है। ऑप्शन ए सामुदायिक भागीदारी, अंत क्षेत्रीय समन्वय, उपयोग तकनीकी और समान वितरण, ऑप्शन बी गवर्नमेंट कंट्रोल, प्राइवेट केयर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स, ऑप्शन डी हॉस्पिटल, ड्रग इक्विपमेंट, डॉक्टर। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सामुदायिक भागीदारी, अंत क्षेत्रीय समन्वय, उपयुक्त तकनीकी और समान वितरण।